चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की ऐसी क्वालिटी कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देगी, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। अब ये कमोडिटी के साथ साथ सिर्फ कमोडिटी के साथ ही डील नहीं करती, सर्विस के साथ भी डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई में वीक हैं, आप किसी टीचर के पास गए, आपने उनसे ट्यूशन ली। अगर आपको उनकी सर्विस का फायदा हुआ तो मतलब आपको उनकी सर्विस की यूटिलिटी है। समझ की बात? तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। ठीक है, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ये किसी भी कमोडिटी या सर्विस के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी, फिर से पढ़ता हूँ, इट इज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी कॉमन टू ऑल कमोडिटीज विच कंज्यूमर्स परचेज। जो भी कंज्यूमर्स परचेज करते हैं कमोडिटीज या सर्विसेज, उन सब में यूटिलिटी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, bread has the power to satisfy hunger, books fulfill our desire for knowledge, TV satisfy our desire फॉर एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि आप ब्रेड खाते हो, आपको भूख लगी होती है तो आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाती है, आपको नॉलेज चाहिए तो किताबें पढ़ लेते हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आजकल तो लोग यूट्यूब देख लेते हैं। टीवी टूवी का जो रिवाज है, वो जो कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कि किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन के जैसे हम कंज्यूम करेंगे उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब इसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर आपको फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है। मीनिंग तो लिखना ही लिखना है, समझिए बात। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स ऑन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इज लाइकली टू गेट फ्रॉम अ कमोडिटी। सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सन पर्सन पे डिपेंड करती है। एक बंदा जो है वो वही चीज कंज्यूम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, तो जरूरी तो नहीं कि हम दोनों को सेम यूटिलिटी मिलेगी। समझ की बात? तो यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्शन। क्या पता मैंने भी एक ग्लास दूध का पिया, दूसरे बंदे ने भी एक ग्लास दूध का पिया, उसको सेटिस्फैक्शन अलग होगी, मुझे अलग होगी। सब्जेक्टिव हो गया ना, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, ऑल्दो मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी कार्डिनल है, हम मेजर कर सकते हैं, मगर असल जिंदगी में हमारे कौन सा कोई सर के ऊपर मीटर लगाया कि एक समोसा खाया तो वहां पे नंबर आ जाएगा कि भाई इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। Since utility is subjective, it cannot be measured in objective terms as satisfaction is not measurable. हमें क्या पता कितने यूनिट्स की सेटिस्फैक्शन हुई है। However, some economists like Marshall assume that utility is measurable. मार्शल ने, जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी दी थी, उन्होंने तो कहा था कि मेजरेबल है और यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं। According to him, the utility can be measured in monetary terms by the amount of money the consumer is willing to pay for a unit of a commodity. उनका ये कहना है कि मॉनेटरी टर्म्स में या यूटिल्स की टर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सम इकोनॉमिस्ट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव यूनिट्स लाइक यूटिल्स। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि वैसे तो भाई मेजरेबल नहीं है, मगर जो पुराने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हुए हैं, उन्होंने इसको मनी की टर्म्स में या यूटिल्स की टर्म में जो है मेजर किया है। उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरीज आई हैं कंजम्पशन में, उसमें ये साफ है कि भाई ये मेजरेबल नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो हम रिलेटिव यूटिलिटी की बात करते हैं। मान लो मैंने समोसा खाया, बाद में मैंने हॉट डॉग खा लिया, तो मैं कहूंगा यार रिलेटिवली उसमें ज्यादा मजा आया, उसमें कम मजा आया। समझ की बात? इट इज रिलेटिव टू अ पर्सन्स नीड। वो पर्सन्स की नीड के हिसाब से रिलेटिव हो जाता है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर द कमोडिटी। द ग्रेटर द नीड, ग्रेटर इज द यूटिलिटी। तो पर्सन्स की जो डिजायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा उसकी डिजायर होगी उस चीज को लेने की, जितनी ज्यादा उस बंदे को नीड होगी उस चीज की, उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी होगी।
Therefore, utility varies from person to person, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम यूटिलिटी अलग हो गया। अब सर्दियों के टाइम पे आपको सर्दियों के कपड़े चाहिए ना, गर्मियों के टाइम पे गर्मियों के कपड़े चाहिए, तो इस टाइप से जो है यूटिलिटी वेरी करती है। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा आपके लिए यूजफुल ही हो। आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट पीने वाले जो स्मोकर हैं उनको तो मजा आ रहा है, बट बाकियों की तो जिंदगी हराम होगी ना। समझ गई बात? वो एक बंदे के लिए यूटिलिटी है, दूसरे के लिए नहीं है। तो यूटिलिटी it does not imply that a good is useful। जरूरी नहीं कि यूटिलिटी का मतलब ये है कि गुड जो है हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही रहेगा। ठीक है, अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल। कोई भी कमोडिटी यूजफुल नहीं होगी फिर भी उसकी यूटिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग मे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, बट इवन देन इट हैज यूटिलिटी सो लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज द स्मोकिंग डिजायर ऑफ अ स्मोकर। तो ज़रूरी नहीं यूटिलिटी का और मतलब यूज़फुलनेस का कोई रिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो यूटिलिटी जिस चीज़ से आपको मिल रही है वो आपके लिए यूज़फुल ही हो, हार्मफुल भी हो सकती है। समझ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवॉइड ऑफ एथिकल कोनोटेशंस। मतलब इसमें एथिक्स का, मोरालिटी का कोई लेना-देना नहीं है। कुछ चीज़ें आपको जैसे जो ड्रगिस्ट होते हैं, नशेड़ी जिनको कहते हैं, वो तो नशा करते रहते हैं, वो तो एथिकल चीज़ नहीं है। अब इमोरल चीज़ों में भी कई लोगों को यूटिलिटी मिलती है तो वो तो मज़े करते हैं, बट दूसरे लोग जो हैं वो मतलब उनको नहीं मिलती यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब एथिकल या मॉरल या लीगल से कोई, लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी हैज नो एथिकल, मॉरल एंड लीगल कोनोटेशंस। तो मतलब यूटिलिटी का लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल, कई लोग हैं वो हेलमेट ही नहीं पहनते। ठीक है, अब लॉ तो कहता है कि भाई हेलमेट पहन लो, बट अगर वो हेलमेट नहीं पहनते या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाते या फिर रेड लाइट क्रॉस करते हैं, उनको मजा आता है कि भाई हमें कोई पूछने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। उनको मजा आता है इवन इफ उसका लीगैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता आप ये चीजें करो, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जो यूटिलिटी है उसका मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, एथिकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप अनएथिकल चीजें करके भी आपको यूटिलिटी मिल सकती है। जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको जो है सोसाइटी से हट के कोई काम करना होता है, सोसाइटी की मोरालिटी से हट के कोई काम करना होता है, तभी उनको यूटिलिटी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अगर आप जब भी कंजम्पशन कर रहे हैं, आपने एक यूनिट और कंज्यूम किया, उससे टोटल यूटिलिटी में जो भी फर्क पड़ा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि जब भी हम क्वांटिटी में चेंज करते हैं, कंजम्पशन की क्वांटिटी में चेंज करते हैं, तो जो भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ है इसको इकोनॉमिक्स में डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। तो फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। बुक्स में ये वाला फॉर्मूला भी लिखा होता है कि टोटल यूटिलिटी इन टाइम पीरियड एन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, माइनस एन माइनस वन, मतलब उससे पुराने वाली। तो जब हम उसको माइनस करेंगे पुराने वाली यूटिलिटी से, तो जो भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप आएगा, तो आपने मीनिंग लिखना है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। मैंने मीनिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आपको उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग तो आप पुरानी जो वीडियो है उससे लिख लोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लिखोगे द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने एक टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम आएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स, सेकंड कॉलम आएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड थर्ड कॉलम आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। आपने क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 लिख देनी है। आपको क्या करना है? आपको टोटल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाना है। डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? जैसे फर्स्ट में लिखा 10, 10 के बाद 20 नहीं हुआ, कितना हुआ? 10 के बाद 18, मतलब कितने से चेंज आया? 8 से। अब ये जो चेंज है ना, ये लगातार पहले से कम 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 होना चाहिए। जैसे 8 का चेंज आया था तो नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 6 का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 4 का। तो नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 2 का। नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 0 का।
नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया, -2 का। तो बेसिकली जो भी टोटल यूटिलिटी में लगातार हम चेंज करते जा रहे हैं, ये पहले से कम 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 होगा। समझिए बात। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्स क्वांटिटी के कंजम्पशन के बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड बढ़ती है एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है मगर बढ़ने की रेट क्या है, डिमिनिशिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये रेट डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। वो क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में चेंज है ना। पहले जीरो क्वांटिटी कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी जीरो, तो जीरो में से अगर 10 में से जीरो निकालेंगे तो आंसर तो 10 नहीं आएगा ना। नेक्स्ट कितना चेंज आया, कितना चेंज आया बताओ, 18 माइनस 10 दैट इज 8। फिर 24 को 18 से माइनस किया 6, 28 को 24 से माइनस किया 4, 30 को 28 से माइनस किया 2, फिर 30 को 30 से माइनस किया 0, 28 को 30 से माइनस किया -2। समझ की बात। तो जब भी टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, इसकी जो कर्व है वो ऐसी होती है, इस शेप की। ठीक है, और जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो इसकी शेप ऐसे होती है, ऐसे। समझ गई बात। तो पूरी इकोनॉमिक्स में ये चीज अप्लाई होती है कि ये डिमिनिशिंग रेट वाली स्लोप है और ये इंक्रीजिंग रेट वाली स्लोप है। तो जब भी डिमिनिशिंग रेट होती है तो टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसी होती है। समझ गई बात। इसकी जो स्लोप है यही मैक्सिमम पहुंच के गिर जाएगी। अगर आप ये स्लोप याद नहीं रख सकते तो आप ऐसा कर सकते हो, जब क्वांटिटी 1 थी तो कितनी कंजम्पशन, 2 थी तो इतनी, 3 थी तो इतनी, उसमें लंबा चक्कर पड़ जाएगा और शायद आपका टाइम वेस्ट हो जाए पेपर में। समझ गई बात। अब आपको 2-3 चीजें क्या याद रखनी है टेबल में, आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वांटिटी बढ़ती है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, जो कि हमने कर्व बना ली है ऑलरेडी। अब अगर आप कर्व के अंदर ध्यान से देखेंगे कि जब भी टी यू मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे, पॉइंट ए में पता लग जाएगा हमें कि ये मैक्सिमम है। इसको डॉटेड लाइन लगाएंगे नीचे और इसी के सामने मार्जिनल यूटिलिटी तो लगातार गिर रही है, गिरते गिरते इसी के सामने 0 हो जाएगी। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ गए बात। अब इस रिलेशनशिप को हम 3 प्रोपोजिशन में डिस्कस कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी can be indicated in terms of 3 propositions. Number 1, total utility curve is concave from above, indicating declining slope of the curve, which means that declining marginal utility. ये जो slope है, इसकी जो slope है total utility की, ये concave है from above, ऊपर ऊपर से। समझ गए बात। ये दिखाती है कि total utility diminishing rate से बढ़ रही है, मतलब कि marginal utility लगातार गिर रही है। मतलब इसकी slope ही ये दिखा देती है कि marginal utility गिरेगी। दस अप टू पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट तक मैंने आपको बताया था, ठीक है, अप टू पॉइंट ए टोटल यूटिलिटी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ये लगातार ऊपर जा रही है, ए पॉइंट तक तो ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव स्लोप होगी। बट इट्स स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिमिनिशिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेडिली एज क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे क्वांटिटी हम लगातार बढ़ा रहे हैं, इसकी जो ढलान है वो लगातार कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। ए पॉइंट पे आके ढलान खत्म होगी, मतलब स्लोप ही नहीं रही। समझ गई बात। तो उसके बाद क्या है, दिस शोज दैट एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। तो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है मगर उसकी स्लोप पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ती रहेगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है, क्यों, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में बढ़ावा तो आ रहा है मगर डिमिनिशिंग रेट से आ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से आ रहा है। तो डिक्रीजिंग रेट मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू है वही तो एम यू है ना। तो जब उसमें ही जो चेंज आएगा वो कम कम रेट से आएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरेगी। सेकेंड, when total utility is maximum, marginal utility is zero। मैंने ये दिखाया पॉइंट ए में, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, इसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0। तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है when total utility curve reaches its maximum at point A, its slope is 0। जब वो ए पॉइंट पे जाएगी तो उसकी ढलान पहले तो ऊपर जा रही थी, अब ढलान यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। This is another way of saying that marginal utility is 0। The point where marginal utility becomes 0, this is called point of satiety। इसको point of satiety भी कहा जाता है, जहां marginal utility 0 हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है आफ्टर पॉइंट A, total utility curve has a negative slope,
showing that the marginal utility is negative. तो कहने की बात ये है कि आफ्टर पॉइंट ए टोटल यूटिलिटी की नेगेटिव स्लोप हो जाती है, नीचे गिरने लग जाती है, और ये हमें दिखाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी हो गई नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद thus when total utility declines marginal utility is negative। जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको डीएमयू भी कहा जाता है, वाज इनिशियली फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसन बट was given a systematic formation by Alfred Marshall। शुरुआत में ये लॉ देने वाले गॉसन थे, बट बाद में जो मार्शल हैं उन्होंने इस लॉ को प्यूरिफाई किया और सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये लॉ कहता क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as the amount consumed of a commodity increases, other things remain same, या other things being equal, the utility derived by the consumer from additional units, that is marginal utility, goes on decreasing और diminishing। सिंपल वर्ड्स में ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप एक चीज को एक गिवन टाइम में लगातार कंज्यूम करते रहोगे, तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। आप स्कूल कॉलेज से घर पे आए, आपको भूख लगी थी, आपने जो पहली रोटी खाई, फुल्का खाया, उसमें आपको मजा आया, सेकंड में कम मजा आया, थर्ड में और कम, ऐसे करते करते आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो लगातार गिरती रहेगी। जो भी आप एडिशनल यूनिट ले रहे हो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो पहले से कम होता रहेगा। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में क्या आती है कि जब भी आप क्वांटिटी ज्यादा खाते हो एक गिवन टाइम पीरियड में सक्सेसिव कंजम्पशन में, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरनी है। समझ की बात? अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट a person derives from a given from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। तो अगर आपके पास कोई चीज पहले की है और अगर आप वही चीज और लेते रहते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले से कम होती रहेगी। समझ गए बात? फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमें कुछ assumptions की जरूरत है। पहली assumption आ जाती है, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। जो भी हम चीजें खा रहे हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमने पुरानी जो पहले जो चीज कंज्यूम की, जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब होगी, तभी क्या पता यूटिलिटी कम होगी। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी चीजें जो मतलब हम एक ही चीज की डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी के हैं। यूनिट्स ऑफ अ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड, दैट इज अ कप ऑफ टी, अ बॉटल ऑफ ड्रिंक, अ कोल्ड ड्रिंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, जैसे एक सेब, एक मतलब गिलास पानी का, वगैरह वगैरह स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, आपने लगातार कंजम्पशन करनी है, ये नहीं कि एक आज खाई एक साल बाद खाई तो यूटिलिटी कम थोड़ी ना होगी। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी उस गुड के सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री है उनके प्राइसेस को कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हो और वो नंबर क्या है? यूटिल्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स इसको कहा जाता है। कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब जिस कंज्यूमर की हम बात करेंगे वो रैशनल है। रैशनल मतलब कोई भी ऐसा कंज्यूमर हु wants maximum satisfaction out of his or her limited income। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम, जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहेगी। फिर हम हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, इसी तरीके से आपने पेपर में लिखना है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने सिंपल सा टेबल बनाना है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 यूनिट्स लिख दी, quantity of x good, marginal utility of x good, 3 utils, 2 utils, 1 util, 0 util and -1 util। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन ऑफ x good बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लगातार एक गिवन टाइम पीरियड में, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x good है वो पहले से कम होती जा रही है। तो गिरते गिरते एक सिचुएशन आएगी जब ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और अगर फर्दर कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। समझ की बात? अब मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें? व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी का मेन बेसिस क्या होता है? देयर आर टू मेजर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। Number one, the first explanation is that an individual's desire for a particular commodity is क्या है? Satiable। ठीक है, बेसिकली एक इंडिविजुअल हो, जैसे मैं हूं, मेरी
डिमांड बेसिकली क्या होती है, एक हद तक होती है, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी, उस चीज की डिमांड सेटाइबल हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे वो चीज नहीं चाहिए। समझ गई बात? मुझे प्यास लगी है, मैंने एक गिलास पानी पिया, प्यास बुझ गई, और पीऊंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरेगी। एज मोर एंड मोर quantity of a commodity is consumed, the intensity of our desire decreases and therefore the utility derived from the additional unit decreases। तो हमारी जो जो कमोडिटी की जो वांट होती है, डिजायर होती है, वो स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब भाई एक बार हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, अगर हम उस चीज को दोबारा दोबारा कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी तेजी से गिर जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाएगी। सेकंड, द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट if there are many uses of a commodity, the most urgent requirement will be fulfilled first, followed by the next important use and so on। अगर कोई भी चीज जिसके एक से ज्यादा इस्तेमाल है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो सबसे मेन काम है उसका वो हो जाए, ठीक है। अगर वो वांट हमारी सेटिस्फाई होगी, फिर हम उस चीज को उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी सेटिस्फाई होगी, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे और लेस इंपॉर्टेंट जो उसका यूज है उस पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इफ लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, मान लो बिजली लिमिटेड ही है, इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइटनिंग ओनली, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास लिमिटेड बिजली है, तो आप कहोगे यार सिर्फ रात को लाइट जलाओ और टेंशन मत लो। इफ मोर इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अवेलेबल, इट मे बी यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूज लाइक कुकिंग। आजकल तो कुकिंग के लिए भी इलेक्ट्रिक वो आ गए हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा बिजली अवेलेबल है, तो आप मतलब लेस इंपॉर्टेंट यूज की तरफ भी शिफ्ट होते रहोगे। The marginal utility of electricity diminishes because electricity is being used for less important uses as additional quantity of electricity is available। तो जैसे जैसे additional quantity of वो जो है वो available होती रहेगी, वैसे वैसे आप क्या करोगे, आप उसको लेस इंपॉर्टेंट यूज की तरफ शिफ्ट करते रहोगे। तो कंक्लूड करते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इट इज वाइडली प्रिवेलेंट इन रियल लाइफ। हमारी रियल लाइफ में आमतौर पे हमें मिल जाता है कि हम जैसे जैसे कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहती है। समझ की बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें मैं वन कमोडिटी केस डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है यूटिलिटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी, जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी भी लिख सकते हो, स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपनी गिवन इनकम को इस हिसाब से खर्च करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। Equilibrium is the ideal position which the household regards as the best under given circumstances। जब भी हम कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं, तो हर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। ये एक ऐसी आइडियल पोजीशन है जिसमें जो कंज्यूमर है वो कहेगा कि मैं बेस्ट अपना मतलब रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में उसे बाकी सारी सिचुएशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब हम assumptions डिस्कस करते हैं। assumptions होता है वो प्री कंडीशंस जिनके थ्रू हम प्रूव करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब कब होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल या कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो अपने गिवन पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी फ्रॉम हिज परचेजेस। वो अपनी गिवन इनकम या गिवन परचेजेस से मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द assumption ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, और वो नंबर्स क्या हैं, यूटिल्स। द कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम अ यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है, और वो नंबर के जो यूनिट्स हैं वो हैं यूटिल्स। थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। जो पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम रहती है, बट असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आपकी पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। अमीरों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती है और गरीबों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है। इस वजह से भी ये जो पूरी की पूरी कार्डिनल की यूटिलिटी की थ्योरी है, मार्शल की थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज किया गया था। बट हम फिलहाल के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी इनकम गिवन होगी और कांस्टेंट रहेगी, मतलब इनकम चेंज नहीं होगी। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज जो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनके प्राइसेस भी कांस्टेंट ही रहेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर्स रिमेन्स अनचेंज। जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं वो भी सेम रहेंगे, वो भी चेंज नहीं होंगे। अब हम हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाया। सपोज दैट अ कंज्यूमर विद सर्टेन गिवन मनी इनकम कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी दैट इज एक्स गुड। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की जो भी गिवन इनकम है उसमें वो एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है, एक्स गुड। द रेलिवेंट क्वेश्चन हियर इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड शुड द कंज्यूमर purchase at its given price so as to reach द इक्विलिब्रियम। तो हम इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एक गिवन प्राइस पे और गिवन इनकम पे वो कितना कंज्यूम करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। द कंज्यूमर शुड परचेज दैट मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी at its given price given his income so that he can maximize his total utility from his purchase। तो कंज्यूमर को अपनी गिवन इनकम और गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में उतनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए जिससे उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility of a commodity is equal to its price। अगर कोई यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर होगा तो वो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को तब तक परचेज करता रहेगा जब तक उस चीज का प्राइस जो भी वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ एक्स गुड का प्राइस लिया हुआ है, शुड बी इक्वल टू एक्स गुड की मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो कंडीशन है कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। समझ की बात। इफ द मार्जिनल यूटिलिटी of a commodity is greater than the marginal utility of money with which the consumer has to give to purchase the commodity, a utility maximizing consumer will purchase the commodity in exchange of money। That is, consumer can increase the total utility by purchasing more units of a commodity at its lower price। यहां पर यह बताया गया है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपका ग्रेटर है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कम है। इस केस में आपको गुड ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो आप गुड को परचेज करोगे, और अगर उल्टा हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है आपको यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिल रही है वो कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो आपको मिल रहा है वो ज्यादा है, तो आप पैसे अपने पास रखोगे ना, आप खर्चोगे नहीं। समझ की बात। तो इसमें यही चीज बताई हुई है। दस इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज ग्रेटर देन प्राइस, यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस से भी ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी, द कंज्यूमर इंक्रीजेस हिज टोटल यूटिलिटी बाय परचेजिंग मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, तो वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा। लाइकवाइज अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है, द कंज्यूमर कैन इंक्रीज हिज टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग लेस यूनिट्स ऑफ एक्स गुड। तो वो और कंज्यूम नहीं करेगा, और कंज्यूम करेगा तो उसकी टोटल यूटिलिटी गिर जाएगी। तो सिंपल बात क्या है, कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी when the marginal utility of a commodity या x good is equal to its price। तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, उसी केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने एक लाइन लिखनी है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने फर्स्ट कॉलम बनाया क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये 1 2 3 4 5 तक लिख लिया। प्राइस ऑफ एक्स 2 2 2 2, क्योंकि हमें पता है प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, क्योंकि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो लिया हुआ है असम्पशंस। तो फर्स्ट यूनिट खाया तो 5 यूटिल्स की यूटिलिटी, सेकंड खाया 4 यूटिल्स, एक और यूनिट खाया 3 यूटिल्स, फिर 2 यूटिल्स, फिर 1 यूटिल। तो अब इसका डायग्राम कैसे बना, नीचे हमेशा क्वांटिटी ऑफ एक्स देनी है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। हमने एज्यूम किया कि प्राइस कांस्टेंट है तो हमने ये पैरेलल कर्व खींच दी है, पी एक्स ये दिखाती है कि प्राइस कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लगातार नीचे गिर रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना ली, और जहां पे ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कट कर रही है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है।
क्योंकि इस पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड हो जाता है। समझ की बात। अब दो चार लाइनें इसको कंक्लूड करने के लिए बोल देता हूं। दस द कंज्यूमर विल बी maximizing total utility while purchasing a commodity, that is, he will be in equilibrium when he equalizes the marginal utility he gets from a commodity with its price। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब जितनी भी उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उस गुड के प्राइस के बराबर होनी चाहिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है और प्राइस कम है तो वो ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, और अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइसेस ज्यादा है तो वो कम कंज्यूम करेगा। समझ की बात। ठीक है, मैं ये वाली सिचुएशन बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज्यादा, और प्राइस क्या है, कम। तो इस केस में जो क्वांटिटी है वो कंजम्पशन की बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर इस सिचुएशन की बात करें, प्राइस क्या है, ज्यादा, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम, तो इस केस में जो है क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाएगा। समझ की बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिस्कस करेंगे कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर must allocate his income among various commodities in such a way that the last unit of money spent on each commodity gives him same marginal utility। तो अगर हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अगर कंज्यूमर रैशनल है, मतलब अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो कंज्यूमर अपनी इनकम इस हिसाब से खर्च करेगा कि वो डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर इस हिसाब से खर्च करेगा कि जो उसने लास्ट अपना पैसा खर्च किया है, लास्ट मनी स्पेंट जो है, उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी दे। तो कैसे देगी ये? विद द हेल्प ऑफ, मैंने टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन किया है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब मैं एजम्पशंस बोल रहा हूँ। एजम्पशंस आप, अगर आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जो पिछली वीडियो में थी वही सेम टू सेम है, हालांकि मैं फिर से डिस्कस करूंगा कि इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल रहेगा। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अपनी जो गिवन इनकम है उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी। जो अप्रोच है वो है कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी मींस दैट यूटिलिटी that a consumer derives from a unit of commodity can be measured in terms of cardinal number। मतलब यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हैं और जो यूनिट्स हैं वो यूटिल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी हमारे लिए सेम रहेगी। ठीक है, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। गिवन है कंज्यूमर की इनकम और ये लगातार कांस्टेंट रहेगी जब तक हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज लाइक सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री ये भी कांस्टेंट रहेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर के ये भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको विद द हेल्प ऑफ, मैंने टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको इसी हिसाब से पेपर में अटेम्प्ट करना है। समझ की बात। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर अपना पैसा इस हिसाब से खर्च करेगा डिफरेंट गुड्स के ऊपर इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। मतलब कि इस हिसाब से खर्च करना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रोपोर्शनल रहेगी। किसके बराबर रहेगी? प्राइस के बराबर रहेगी। समझ की बात। जितनी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो है वो सारे गुड्स में बराबर होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। The consumer will maximize utility when the ratio of marginal utility is derived from different goods and their prices is equal। Simple words में consumer equilibrium में तब होगा जब marginal utility और prices की ratio different goods की बराबर होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि marginal utility of x divided by price of x, मतलब marginal utility और price की ratio एक गुड की दूसरे गुड के बराबर, तीसरे गुड के बराबर, चौथे गुड के बराबर, और ये सारी किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी रूल। इसको प्रोपोर्शनैलिटी रूल भी कहा जाता है कि सारी प्रोपोर्शंस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक्स गुड की मार्जिनल यूटिलिटी है 8, उसका प्राइस है 2, इट शुड बी इक्वल टू वाई गुड की मार्जिनल यूटिलिटी है 4 और उसका जो प्राइस है
वो है 1, क्योंकि ये भी काट के ये आ गया 1/4, ये भी मतलब 4/1, ये भी 4/1, तो ये सारे के सारे इक्वल आ जाएंगे किससे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। समझ की बात? इन इन अदर्स इन अदर वर्ड्स लिखना था, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पे सही भी कर देता हूँ। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, कॉमा, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम while purchasing X good and Y good when, जब वही बात दोबारा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है डिवाइडेड बाय प्राइस, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो हर एक गुड के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। अब मैंने एक टेक्निकल सी एग्जांपल दी है जिससे आप और बेहतर तरीके से पेपर में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। This is, however, subject to budget constraints that the money spent on two goods just equal income. तो बेसिकली ये जो सारी बातें हो रही हैं ये विद रिस्पेक्ट टू सम बजट हो रही हैं। तो मैंने ये जो बजट कंस्ट्रेंट है वो बनाया है। इसमें क्या है? प्राइस ऑफ एक्स गुड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड प्लस प्राइस ऑफ वाई गुड मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आना था, रुको 2 मिनट। ये जब स्पीड में लिखो तो बीच में ये हो जाता है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आराम आराम से पेपर में लिखना चाहिए। तो मुझे नोट्स बनाने के लिए तो स्पीड खींचनी पड़ती है थोड़ी, क्योंकि काफी काम होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू टोटल इनकम। हेयर MUX divided by PX, मतलब marginal utility derived from X divided by price of X shows the marginal utility of a unit of money, say rupee, spent on commodity X। तो जो भी X गुड पे जो पैसा हमने खर्च किया है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको दिखाया गया MUX डिवाइडेड बाय PX से। सिमिलरली MUY मतलब Y गुड की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस इंडिकेट्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वाई कमोडिटी। तो इसकी जो रेशियो है वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिखाती है वाई गुड की, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ऑन वाई गुड। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे तरीके से। लेट अस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड 40 रुपीज, उसके पास 40 रुपीज है, ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स, उसके पास 40 रुपीज है और दो गुड्स उन्होंने खरीदने हैं, दैट इज एक्स गुड एंड वाई गुड। द प्राइजेज ऑफ which are ₹5, एक्स गुड के प्राइस के हैं 5 एंड वाई गुड के प्राइस के हैं 10 रेस्पेक्टिवली। मैंने यहाँ लिख लिया क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। समझ की बात? क्योंकि नहीं, एक्स क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर ले क्योंकि एक्स गुड भी है वाई गुड भी है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड 1 2 3 4 5 6, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड। यहाँ पे क्या कर दी? रेशो, किसकी रेशो है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स गुड, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड। तो इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज दी हुई हैं पहले से, तो हमने क्या करना है? इनको प्राइस से डिवाइड कर देना है। प्राइस ऑफ एक्स कितना? 5, तो जितनी भी ये मार्जिनल यूटिलिटीज दी हुई हैं एक्स गुड की, इसको 5 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया। समझ की बात? वैसे ही वाई गुड का प्राइस क्या? 10, तो वाई गुड की जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज हैं ये वाली, उनको हमने क्या किया? उनको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y हो गया। यहां तक टेबल समझ आ गया? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन द गिवन टेबल मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड डिमिनिशेस बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड डिमिनिशेस एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स। अब ये जो देख रहे हैं आप, इनकी जो रेशो है वो लगातार गिरती जा रही है। गिरती क्यों जा रही है रेशो? क्योंकि प्राइसेस तो कांस्टेंट है, इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज गिरती जा रही हैं, एक्स की भी और वाई की भी। इसी वजह से इनकी जो रेशोज हैं वो भी गिर रही हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी विल बी क्वाइट यूजफुल in helping the consumer to solve the problem of selecting the amounts of each good that maximizes his utility। तो इसमें ये बताया कि हम मार्जिनल यूटिलिटी का जो पर रुपी मतलब ये जो रेशियो है ये काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से निकाल सकें कि कंज्यूमर दोनों गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोपोर्शनैलिटी रूल, ये जो रूल है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY कैन बी फुलफिल्ड एट मेनी पॉइंट्स। ठीक है, जैसे इन पॉइंट्स पे भी ये बराबर हो रही है, 6 यहाँ पे भी बराबर हो रही है, 7 पे भी हो रही है, 8 पे भी हो रही है। समझिए बात, कई पॉइंट्स पे 4 सिचुएशंस में ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, सच एज थर्ड यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई गुड, यही वाली बात, थर्ड यूनिट ऑफ एक्स और ये इसका 1 तो सारे मैंने यहाँ लिख दिए, और फोर्थ यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड सेकंड यूनिट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, और 6 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई गुड। तो ये
4 सिचुएशंस और ये 4 सिचुएशंस में इनकी रेशियो बराबर होती है, ठीक है। आप पॉज कर करके साथ साथ लिख रहे हो तो आपको बहुत मतलब मजा आने वाला है। अब रियल सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होगी वो बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों के चारों कॉम्बिनेशंस, जिन कॉम्बिनेशंस के अंदर मैंने लिख लिया कि पहले कॉम्बिनेशन में एक्स गुड 3 यूनिट्स लेंगे, वाई गुड 1 यूनिट, सेकंड कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, थर्ड कॉम्बिनेशन जो कॉमन आ रहा था जिसमें एम यू एक्स ये जो दोनों की रेशियो बराबर आ रही थी, थर्ड में 5 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड थे और 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड थे, और फोर्थ में 6 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड थे और 4 यूनिट्स ऑफ वाई गुड थे, ठीक है। अब इन सब में हमने देखना है कि हमारा खर्चा क्या हुआ। अब आप खुद सोचो, 3 जो है एक्स गुड खरीदने हैं और एक्स गुड की कीमत है 5, और एक खरीद रहे हैं वाई गुड और वाई गुड की कीमत है 10 रुपए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 25। हमारा बजट कितना है 40। तो हमें सेकंड कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है जिसमें हम 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड लेंगे और 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड लेंगे। इसको हम आपस में बजट को टोटल करते हैं तो ये बजट हमारा 40 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम थर्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड लें और 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड लें तो ये बजट क्रॉस कर रहा है, ये 55 चला गया है। और अगर फोर्थ जो कॉम्बिनेशन है वो देखें तो इसमें बजट और ज्यादा क्रॉस कर गया है, ये 70 हो गया। ये मैंने कहाँ से ली, ये मैंने जो ऊपर आपको बजट कंस्ट्रेंट की ये वाली जो इक्वेशन बताई थी ना, यहां से मैंने ली, समझ गए बात। इस इक्वेशन को यहाँ पुट किया। तो अब इस टेबल को हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं। द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड ओनली 40 रुपीज ऑन द परचेज ऑफ एक्स एंड वाई। उसे सिर्फ एक्स एंड वाई के ऊपर 40 रुपीज ही खर्च करने हैं, उतना ही उसका बजट है। इफ ही परचेज कॉम्बिनेशन 1 ही विल बी एबल टू स्पेंड 25 रुपए ओनली। तो अगर वो कॉम्बिनेशन 1 कंज्यूम करता है तो सिर्फ 25 रुपीज ही कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। इफ ही परचेज द कॉम्बिनेशन 3 एंड 4 ही विल required to spend 55 rupees and 70 rupees respectively, which are out of his reach given his budget। तो अगर वो थर्ड और फोर्थ खर्च करता है तो उसका बजट है 40, ये तो उससे भी ऊपर चला गया तो उसे एडिशनल पैसा चाहिए होगा, ठीक है। मगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उसकी गिवन इनकम है। इट इज ओनली व्हेन ही परचेज द सेकंड कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन 2 दैट ही विल बी एबल टू इनकर द एक्सपेंडिचर रुपीज 40। तो सिर्फ सेकंड कॉम्बिनेशन में ही वो 40 कंज्यूम कर पा रहा है, सारे के सारे पैसे कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। Thus, the consumer will be in equilibrium when he buys 4 units of X good and 2 units of Y good and thereby spends the total sum of 40 rupees। तो तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब वो सेकंड कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा, के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे उसके। Hence, according to the law of equimarginal utility, the consumer will be in equilibrium when marginal utility of X good divided by price of X good is equals to marginal utility of Y good divided by price of Y good, and at the same time the consumer must spend the entire income on the purchase of two goods, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम का बनेगा वो ये बनेगा कि आप ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 यूनिट्स ऑफ कौन सा कंज्यूम कर रहे हो, 4 यूनिट्स आप एक्स गुड के कंज्यूम कर रहे हो, और यहां से अगर देखें 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड। तो अगर आप देखो 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, तो जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, समझ की बात। तो ये साइमल्टेनियसली आपने इसी तरीके से लिखना है, इसका डायग्राम भी है। द कंज्यूमर विल ऑब्टेन द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एक्स गुड। वो कितनी होगी जो उसे मिलेगी एक्स गुड से टोटल यूटिलिटी 170। 170 कैसे मिली भाई, अभी टेबल पे जाके बताता हूँ। 170 उसे टोटल यूटिलिटी कैसे मिली, ये जो फोर्थ यूनिट तक उसकी जितनी भी टोटल यूटिलिटी है वो सारी टोटल कर दी, ठीक है, और वैसे वाई की भी टोटल कर दी सेकंड यूनिट तक। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जितनी भी उसे फोर्थ यूनिट तक एक्स गुड की जो मिली है यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटीज, उनको टोटल कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगी, क्योंकि सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। एंड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वाई गुड उसे 150 यूटिल्स मिलेगी, जो पहली 2 यूनिट से यूटिलिटी मिली थी मार्जिनल यूटिलिटी, उसको टोटल कर देंगे। द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द गुड्स मस्ट बी 320। तो इन दोनों को टोटल करेंगे 150 और 170, ये 320 यूटिल्स हैं जो कि मैक्सिमम है। नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड कैन give as much utility when income is rupees 40। given the income 40 इतनी यूटिलिटी नहीं मिल पाएगी। अब इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड एंड क्वांटिटी ऑफ वाई गुड दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स गुड, और दूसरी तरफ फिगर 2 में प्राइस ऑफ वाई गुड दिया हुआ है। तो इसमें हमने ये दिखाया है कि ये जो कर्व है ये MUX डिवाइडेड बाय PX की कर्व है, और ये वाली कर्व MUY डिवाइडेड बाय PY। तो आपको जैसा कि टेबल में बताया था, मैं 4 यूनिट ऑफ एक्स गुड कंज्यूम करूंगा जो मुझे 7
की जो रेशो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड और प्राइस की जो रेशो है वो दे रहा है, और यहाँ पे भी मुझे 7 की रेशो मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? 2 यूनिट्स कंज्यूम करके। तो टेबल भी मुझे डायरेक्टली यही दिखाता है कि मुझे 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, टेबल मतलब ये जो मैंने फिगर बनाई है वो टेबल के हिसाब से बनाई है कि मुझे वाई गुड सिर्फ 2 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं और 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड कंज्यूम करने हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे अपनी लैंग्वेज में? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of diagram given above. The quantity of X good and quantity of Y good are shown on X-axis, while marginal utility of X good ratio, ये रेशो भी कह सकते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड आर शोन ऑन वाई एक्सिस, जो कि फिगर 1 एंड 2 में दिए हुए हैं. इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन द डायग्राम दैट व्हेन द कंज्यूमर बाइज 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, ये जो रेशो है एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स और एम यू वाई डिवाइडेड बाय पी वाई, इनकी जो रेशो है वो बराबर होती है, और किसके बराबर होती है? 7 यूटिल्स के. ठीक है, तो ये हमें दिखाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब कंज्यूमर एक्स गुड की 4 क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और वाई गुड की 2. ये मैंने जो हमने गिवन टेबल बनाया है उसके हिसाब से आ रही है. अगर आप कोई अपना एग्जांपल लेते हैं तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकता है. अब लिमिटेशंस क्या है, इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट लॉ है. इट गाइड्स कंज्यूमर how to spend his limited income on the purchase of different commodities so as to maximize his satisfaction. तो ये लॉ हमें बताता है कि अगर एक से ज्यादा कमोडिटीज हैं तो कंज्यूमर अपना पैसा किस हिसाब से खर्च करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. इन प्रैक्टिस हाउएवर वी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस फॉर द फॉलोइंग रीजन. मगर असल जिंदगी में ये अपनी लाइफ में अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में. कैसे? फर्स्ट पॉइंट, it is difficult for the consumer to know the marginal utilities attained from different commodities because utility cannot be measured. अगर हम यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते रियल लाइफ में, हमें पता ही नहीं लगेगा कितना नंबर है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालें जबकि यूटिलिटी को ही नहीं हम निकाल पा रहे, टोटल यूटिलिटी को कितने नंबरों में मिली. सेकेंड पॉइंट आ जाता है, कंज्यूमर्स आर इन मेनी केसेस गवर्न्ड बाय हैबिट्स एंड कस्टम्स. कंज्यूमर कभी कभी ये देखता है कि उसको किस चीज की आदत पड़ी है, उसको किस चीज का हैबिट है या कस्टम है. देयरफॉर their decisions with regard to purchase of different commodities are dictated more by these considerations rather than economic consideration. कंज्यूमर ये नहीं सोचेगा मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है, ये करूं वो करूं. वो अपने कस्टम्स एंड हैबिट के हिसाब से भी सामान खरीदता है. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो रैशनल डिसीजन ले. थर्ड पॉइंट, मेनी कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट. मतलब काफी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इग्नोरेंट होते हैं. देयरफॉर they may not be able to arrive at equilibrium position due to their ignorance. क्या पता उनकी ignorance की वजह से वो अपने equilibrium level पे आ ही ना पाए. Consumers sometimes are ignorant about the prices of substitute and डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी. कभी कभी कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि इसके सब्सिट्यूट कितने रेट पे अवेलेबल हैं, मुझे सब्सिट्यूट कंज्यूम करना चाहिए या ये गुड कंज्यूम करना चाहिए. तो इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स जो है अगर वो हुई तो वो क्या पता महंगी चीज खरीद लें, और क्या पता वो अपने अपने आप को महंगी चीज खरीद के इक्विलिब्रियम दिखा रहे हो मगर असल में वो इक्विलिब्रियम ना हो. Another limitation of the law is that in case of expensive and indivisible commodities such as cars and refrigerators, etc., it is not possible to equate marginal utility of money spent on them. अब marginal utility निकालने के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हम लगातार कंज्यूम करें. मान लो मैंने एक कार ली, मैं कार लूंगा, जब दूसरी कार लूंगा तभी मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी, मगर दूसरी कार कब लूंगा? 15 साल बाद. ठीक है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया मार्जिनल यूटिलिटी निकालना. इनफैक्ट इट इज absurd to talk of marginal utility of a rupee spent on the purchase of car or a refrigerator, क्योंकि सेकंड यूनिट हम पता नहीं कितने सालों बाद खरीदेंगे. Thus the law does not apply to the goods which cannot be divided into small parts. इनको small parts में divide नहीं कर सकते और कई सालों के बाद हमने लेना है, उनके लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा ये लॉ. ठीक है, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा. The assumption of constant marginal utility of money is unrealistic. जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती. अमीर जब बंदा हो जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिर जाती है, और जो गरीब होते हैं उनको पैसे की बुक्कत बहुत ज्यादा है तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है. इन रियल लाइफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज द कंज्यूमर हैज मोर और लेस मनी इनकम. जैसे जैसे उसके पास पैसे ज्यादा कम होते रहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी चेंज होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं
किसी की बात क्यों करनी, मैं अपनी बात करता हूँ कि कोरोना से पहले जो है पैसे की जो यूटिलिटी होती थी मेरी वो बहुत कम होती थी। मैं ऐसे खर्चे करता था, इधर-उधर खर्चा कर रहा, कभी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं। मगर जब कोरोना के टाइम पे पैसे की प्रॉब्लम्स आई, तो मुझे पैसे की यूटिलिटी का पता लगा। तो जब भी बंदे के पास पैसे कम हो जाते हैं, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसकी हाई हो जाती है। वो पैसे को सँभाल के रखना चाहता है। समझी बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।